Hello students, welcome once again in session number 11 of biomolecules, and we know that presently we are focused on polysaccharides, and four different types of polysaccharides are important: starch, cellulose, glycogen and dextrin. But however, in our syllabus they studied about the starch, cellulose and glycogen. In last sessions we completed starch, so today we start with a cellulose. So once again, the general formula of cellulose is C6H10O5N. So it's likewise starch. Cellulose may contain 300 to 3000 glucose unit. 300 to 3000 glucose units are contained by a cellulose, okay, which is insoluble. Okay, so I think so the molecular weight is near about 50,000 to 5 lakh, suggesting thereby cellulose units. Okay, जो ये cellulose है वो किस तरह से, ये सेम ही ग्लूकोज से ही बना हुआ है. 300 to 3000 यानी मोनोमर्स 300 से 3000 तक हो सकते हैं, और उसका वेट भी वेरीज फ्रॉम 50,000 टू 5 लाख से. दूसरा ये जो है यहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर. ये पानी में इनसॉल्युबल है. मोस्ट ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स ड्यू टू द हायर मोलिकुलर वेट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, बट dissolves in Schweitzer reagent. ये एक रिएजेंट है जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन इसके कहीं क्वेश्चंस जो पास्ट की जो एग्जामिनेशंस थी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उसमें पूछे गए हैं, विच इज डिसॉल्व इन Schweitzer's reagent. तो क्या है ये Schweitzer's reagent? क्या है देखिए, मैं उसको यहाँ पे इस तरह से भी दिखाना चाहता हूँ. CuNH3,4H2O 2 times OH twice. इसको Schweitzer reagent बोलते हैं. उसको किस तरह से बनाया जाता है, इसको प्रिपरेशंस करने की प्रोसेस क्या है, तो कि उसको बनाने के लिए मुझे एमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड मुझे होना चाहिए. मेरे पास क्या होना चाहिए? एमोनियकल सॉल्यूशन ऑफ cupric hydroxide, right, which can be precipitated by addition of alcohol, acid and salts. तो ये जो इसमें soluble होने की वजह से उसका यूज कहाँ पे हो रहा है? So this property is used in the manufacture of artificial silk. हमें जो बनाना है, आपने पॉलीमर में पढ़ा होगा कि सिल्क, उसको रेयन भी हम बोलते हैं, ठीक है, रेयन. उसको आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए, यानी ये प्यूरिफाइंग फॉर सेल्यूलोज है. अगर सेल्यूलोज में कोई भी इंप्यूरिटीज है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, विच इज डिसॉल्व इन Schweitzer's reagent. तो सेल्यूलोज उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, इंप्यूरिटीज उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगी, तो मुझे प्योर जो सेल्यूलोज है वो वहां पे मुझे मिल रहा है. तो ये भी एक पॉइंट्स यहाँ पे हम देख पा रहे हैं. दूसरा, सेल्यूलोज इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्लांट्स. ये प्लांट्स में ज्यादा मुझे मिल रहा है, राइट. जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं कि चीफ स्ट्रक्चरल मटेरियल जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल, वो तो ज्यादा से ज्यादा ऑल प्लांट्स की जो सेल वॉल है, राइट, तो वो तो सेल्यूलोज से ही बने होती है. फिर मैं उसको कॉटन है, आप कॉटन, वुड है, ज्यूट है, एक्सेट्रा, वहां पे भी ये सेल्यूलोज से ही बना होता है. सो वुड होता है जो, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, इट इज हैविंग 40 to 45% सेल्यूलोज, राइट. सेल वॉल में भी नियर अबाउट 50% सेल्यूलोज होता है, राइट. यहाँ पे भी 40 to 45% सेल्यूलोज होता है. इस तरह से कॉटन है तो उसमें 90 to 95% सेल्यूलोज होता है. यानी जो वुड होता है उसमें बाकी का जो लिग्निन और रेजिन्स होता है, और कॉटन्स में रिमेनिंग जो होता है 5% विच इज फैट्स और वैक्सिस होता है, ठीक है. ये तो मैंने उसका अकरेंस के बारे में बात की. अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ लाइक बाय स्टार्च. सेल्यूलोज इज ऑल्सो अ नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है. इट डज नॉट
क्यों? क्योंकि ये टॉलेंस जो मेरे पास रिएजेंट्स होते हैं या मेरे पास फैलिंग सॉल्यूशन होता है उसका रिडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। फिर ये ओसोजोन जो हमने एक बार पढ़ा था कि when the more amount of or excess amount of phenyl hydrazine when reacts with such a type of aldehyde or ketone so they form oxazone compounds, तो ये टॉलेंस फैलिंग और ऑक्सीजन नहीं बना पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि ये नॉन रिड्यूसिंग है। ठीक है, फिर मैं इसको इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं कि जैसे मेरे पास स्टार्च होता है तो स्टार्च का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मुझे डी ग्लूकोज मिल रहा है, तो उसका जो हाइड्रोलिसिस हम H+ यानी एसिडिक मीडिया के साथ या हम एंजाइम्स के साथ कुछ कर पा रहे हैं, तो H+ के साथ जिसका मैं इसको हाइड्रोलिसिस करूंगा तो वो डेफिनेटली विच इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट, डी ग्लूकोज में वो चला जाएगा। लेकिन मेरे पास जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज तो उसका इस तरह से नहीं हो पा रहा है। तो सेल्यूलोज है उसका मुझे हाइड्रोलिसिस करना हो तो मुझे डेफिनेटली उसके लिए मुझे डाइल्यूट H2SO4 और प्रेशर भी मुझे चाहिए, तो वो प्रेशर के साथ ही वो प्रोसेस कर पाएगा और विच इज कन्वर्टेड इनटू नाउ इन डी ग्लूकोज। दोनों में डिफरेंस क्या है यहाँ पे? ओके फाइन, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि एमाइलेज हो सकता है इस तरह से। यहाँ पे आप इमल्सिन और उसको कई बार सेल्यूलेज भी बोल सकते हैं, वो एंजाइम से वो बीटा ग्लाइकोसिडिक, क्योंकि ये जो है ना वो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला था, ये जो है बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और पॉइंट मैं यहाँ पे देना चाहता हूं, कॉन्संट्रेटेड NaOH होता है, कॉन्संट्रेटेड NaOH वो सेल्यूलोज के साथ जुड़ के वो एक है ना जिलेटिनियस ट्रांसलूसेंट मास बना रहा है, राइट, विच इम्पार्ट्स लस्टर। तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा सेल्यूलोज है उसके ऊपर एक लस्टर आ जाएगा, कॉटन के ऊपर लस्टर आ जाएगा। तो वो जो कॉटन है ना वो उसको हम ये प्रोसेस है हम उसको बोल रहे हैं मर्सराइजेशन। ये प्रोसेस का नाम है मर्सराइजेशन। ये मेरे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ये कंडेंसेशन से बन रहा है, कंडेंसेशन से ये बन रहा है। किसके कंडेंसेशन से बन रहा है? बीटा डी ग्लूकोज के कंडेंसेशन से ये बन रहा है। मैं देखिए मैं आपको यहाँ पे उसका स्ट्रक्चर भी इस तरह से दिखाना चाहता हूँ जैसा मेरी बुक में यहाँ पे दिखाया गया है। देखिए आप यहाँ पे ये O है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए ये जो है हमें मालूम है यहाँ पे H है, फिर उसका O के साथ यहाँ पे लिंक हो जाएगा, ओके, और यहाँ पे H है, यहाँ पे भी क्या है? O है, H है, H है, OH है, OH है, H है, CH2OH है। सेम वे यहाँ पे भी H है, OH है, OH है, H है, H है, वो O के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे हमें मालूम है H है, ठीक है। तो इस तरह से वो स्टेप बाय स्टेप इसके साथ लीनियर स्ट्रक्चर बना पा रहा है। अब देखिए उसमें जो कॉम्बिनेशंस मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये जो है वो बीटा लिंकेज यहाँ पे मैंने दिखाई है। क्या है? बीटा लिंकेज, ठीक है। यहाँ पे भी बीटा लिंकेज ही यहाँ पे दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी बीटा लिंकेज ही आपको दिखाई दे रही है। सो एक्सरे यहाँ पे सेल्यूलोज है उसका जो लीनियर कंडेंसेशन, ये जो यहाँ पे हम जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे मैंने जो आपको समझाया है वो लीनियर है, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बना हुआ है। वहां पे क्या होता है कि पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इन विच C1, यहाँ पे जो C1 ऑफ द वन ग्लूकोज यूनिट इज कनेक्टेड टू द C4 of the other glucose unit with the help of beta D glycosidic linkage। जो एक्सरे डिफ्रैक्शंस यहाँ पे जो स्टडी करते हैं वो बनाते रहे कि भाई जैसे इसकी बड़ी लंबी, क्योंकि एक एक चेन है वो नियर अबाउट 3000 यूनिट्स ग्लूकोज के साथ जुड़ी हुई होती है। साइड बाय साइड उसके बंडल्स होते हैं और वो भी एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से भी जुड़े होते हैं। जैसे OH और OH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड भी, इसलिए तो हमने उसको फाइबर में डाला हुआ है, विच इज क्लासिफाइड अंडर फाइबर्स, राइट। लीनियर भी है और दूसरा वो फाइबर्स में भी हो सकता है। तो
अभी एक क्वेश्चन यहाँ पे कहीं बच्चे मुझे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर जी वाई सेल्यूलोज इज नॉट डाइजेस्टिबल, यहाँ पे क्यों डाइजेस्ट हम नहीं कर पाए, क्योंकि हम स्टार्च खा पा रहे हैं लेकिन सेल्यूलोज है हम उसको डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, ह्यूमन सिस्टम जो होती है उसके बाद मेरे पास सेल्यूलेज एंजाइम्स होना चाहिए, लेकिन मेरे पास सेल्यूलोज एंजाइम नहीं है। सो नहीं होने की वजह से मैं उसको इसका हाइड्रोलाइसिस नहीं कर पा रहा हूँ विच इज इनटू ग्लूकोज, तो हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो सेल्यूलेज होता है वो जैसे स्टमक ऑफ रूमिनेंट मैमल्स होते हैं, जैसे रूमिनेंट जो मैमल्स होते हैं, जैसे हम उसको बोलेंगे जो ग्रास खाने वाले होते हैं, ग्रेजिंग एनिमल्स हम उसको बोलते हैं, तो वहां पे भी जैसे काऊ है, बफेलो है, डियर है, ठीक है, और टर्माइट्स में भी होते हैं। जो टर्माइट्स होती है ना वो पूरा जो लकड़े का है वो पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देती है क्योंकि वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पा रही है। तो ये जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं जैसे जो ग्रास और प्लांट में जो सेल्यूलोज होता है तो उसको वो डाइजेस्ट करके वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन हमारे पास सेल्यूलोज होता नहीं है इसलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये जो पूरा हमने आपको जो यहाँ पे समझाया वो मैंने अभी आपको जो क्लियर किया है वो मैंने सेल्यूलोज के बारे में बात की थी। अभी जो मेरा नेक्स्ट कंटेंट है वो है ग्लाइकोजन। क्या है मेरा नेक्स्ट कंटेंट है ग्लाइकोजन। अभी हमें नेक्स्ट ग्लाइकोजन के बारे में बात करेंगे। सो ग्लाइकोजन का भी सेम ही स्ट्रक्चर है C6H10O5N। आपको मालूम हो गया व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन सेल्यूलोज एंड स्टार्च। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज का है, सेल्यूलोज बीटा डी ग्लूकोज का है। स्टार्च इज द मिक्सचर ऑफ एमाइलोज एमाइलोपेक्टिन। सेल्यूलोज एक ही है, लीनियर स्ट्रक्चर में है, बड़ी लंबी चेन होती है, नियर अबाउट 3000 ग्लूकोज यूनिट उसके साथ जुड़े होते हैं। तो भी ये ग्लाइकोजन क्या है, तो देखिए ग्लाइकोजन में हम देख सकते हैं ग्लाइकोजन है ना वो भी अल्फा डी ग्लूकोज होता है। जो अल्फा डी ग्लूकोज राइट का कंडेंसेशन पॉलीमर है, उसका क्या है कंडेंसेशन पॉलीमर से बना हुआ है। तो आपको फिर से ये प्रॉब्लम होगा सर जी ये तो स्टार्च की तरह चल रहा है, क्योंकि स्टार्च भी अल्फा डी ग्लूकोज का कंडेंसेशन पॉलीमर था, लेकिन दोनों में थोड़ी दिक्कत ये है कि ये जो हम देख रहे हैं जैसे हमने आपको समझाया हुआ है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, तो कि विच इज हाइड्रोलाइज, ये इसका जो हम बोलेंगे इसका हाइड्रोलाइज है वो बीटा एमाइलेज से हो रहा है। ये जो हम यहाँ पे ग्लाइकोजन है उसका हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो उसका हाइड्रोलिसिस किस तरह से होता है, तो कि उसका हाइड्रोलिसिस के लिए मुझे बीटा एमाइलेज का एक जो एंजाइम्स होता है वो उसको कहां पे कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सो जो जिस तरह से हमने देखा था कि स्टार्च होता है, स्टार्च वो एक स्टोरेज है ना। स्टार्च क्या है, एक स्टोरेज है, वो प्लांट्स में स्टोर हो रहा है राइट। जैसे हम प्लांट बोल रहे हैं तो प्लांट में जो स्टोर होता है किस तरह से स्टोर होता है, हमने बोला था कि जैसे उसके रूट्स में, उसके बीज में, उसके ट्यूमर्स में जिस तरह से स्टोर होता है, इसी तरह जो हमारे पास ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन वो भी एक स्टोरेज मॉलिक्यूल है। वो लीवर में मसल जो होते हैं वहां पे स्टोर होता है। इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्रेन टू। फिर जैसे हम बोलते हैं कि वो जो है हम उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट होती है, ईस्ट इसमें भी होते हैं, फंगी में भी होते हैं राइट। तो अभी क्या होगा कि जैसे हमारे पास ये जो लीवर है तो उसका जैसे हम कहीं बंदे फास्ट करते हैं या वो स्ट्रेनियस एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो उसको कन्वर्ट कर देगा। कहाँ पे कन्वर्ट कर देगा, मुझे जब एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो वो उसको कन्वर्ट करके फिर से ग्लूकोज में डाल देगा। क्लियर। सो ग्लाइकोजन इज ऑल्सो अभी जो ग्लाइकोजन है, सो ग्लाइकोजन को हम कहीं बार हम उसको बोलेंगे एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं, बिकॉज इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोपेक्टिन की तरह ही उसका स्ट्रक्चर होता है। एमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर मैंने लास्ट सेशंस में आपको बोला था
what's the difference between amylopectin and this animal starch. एमाइलोपेक्टिन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि एमाइलोपेक्टिन में क्या था, 20 to 25 ग्लूकोज की एक चेन थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोजन को क्यों एनिमल स्टार्च बोला गया है? और जो एनिमल स्टार्च होता है, तो एनिमल स्टार्च में ये जो यूनिट है ना, वो नियर अबाउट 10 to 14 ग्लूकोज यूनिट का होता है। आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था कि 20 to 25 ग्लूकोज के जो टर्मिनल होते हैं वहां से ब्रांच होती है, ठीक है। यानी ये 25 के बाद में ब्रांच आती है, यहाँ पे 10 और 14 के बाद में ही ब्रांच आनी शुरू हो जाएंगी। तो हम उसको बोल सकेंगे ना कि ये कुछ भी नहीं है, इसको हम हाईली ब्रांच्ड देन एमाइलोपेक्टिन है। एमाइलोपेक्टिन की ब्रांच है, ये भी ब्रांच है, ये भी हाईली ब्रांच है, बट मोर हाईली ब्रांच हम उसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 25 ग्लूकोज यूनिट के बाद ब्रांच आती है, फिर 25 के बाद आती है। यहाँ पे हर वक्त 10-14 के बाद में सीधी ब्रांच आनी शुरू हो जाएगी। सो दीज आर द पॉइंट्स अबाउट द ग्लाइकोजन। तो ये मैंने थोड़ा आपके साथ ग्लाइकोजन के बारे में बात की थी। अभी जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, जो मेरा नेक्स्ट यहाँ पे हम समझाना चाहते हैं, वो है मेरा यूजेस, राइट। तो हम उसको बोलेंगे कि 14.1.5 का हमारा जो यूनिट यहाँ पे है, 14.1.5 का जो यूनिट है वो है हमारा यहाँ पे यूजेस का। तो हम उसको किस तरह से पॉलीसेकेराइड्स है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हम इसको बोल सकेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स है वो एसेंशियल है फॉर बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए। जो हमारे फूड का वो मेजर पोर्शन है, मेजर पोर्शन ऑफ आवर फूड। जैसे हम आपको मालूम होगा कि हनी है, हनी has been used for a long time as an instant source of energy by Vaids in Ayurvedic system of medicine। मेडिसिन में आप जो देखिएगा, कई बार आपको जो भी आपको यहाँ पे वो दवाई दे जा रही है, तो उसको बोलेंगे कि भाई ये आपको है ना वो मध के साथ लेना है या हनी के साथ लेना है, क्योंकि हनी है ना वो अच्छा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इस वजह से वो यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो अ स्टोरेज मोलेक्यूल की तरह भी वो बिहेव कर रहा है, बिकॉज जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई स्टार्च है, इस तरह से स्टार्च इन प्लांट्स में हम देख रहे हैं, जैसे ग्लाइकोजन है वो एनिमल में होता है, तो ग्लाइकोजन इन एनिमल्स। तो ये जो है स्टोरेज मोलेक्यूल्स है, जब भी हमें इमरजेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट होती है तब हम उसमें से ले सकते हैं। दूसरा सेल वॉल हम दिखाते हैं, सेल वॉल राइट ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट्स इज मेड अप ऑफ व्हाट, तो वो सेल्यूलोज से ही बनी होती है, ठीक है। फिर हम फर्नीचर, हम जैसे हम दिखा रहे हैं फर्नीचर है, तो फर्नीचर है वो वुड से बना हुआ है। तो जो वुड है, तो वुड क्या है, तो कि वुड सेल्यूलोज का ही फॉर्म है, तो हम फर्नीचर के लिए भी उसका यूज कर सकते हैं। जैसे हम क्लॉथ्स के लिए भी उसका यूज करते हैं, क्लॉथ्स मेड विद सेल्यूलोज, तो इसके भाई इस तरह से यूज हो सकता है। दूसरे कहीं जैसे मैं टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, तो टेक्सटाइल्स में भी मैं उसका यूज करूंगा, पेपर में भी मैं उसको यूज कर पाऊंगा। फिर उसको मैं लेकर्स जो हम होते हैं, तो उसके लेकर्स में भी हम उसको यूज कर पा रहे हैं। लेकर्स यानी वार्निश हम उसको बोल रहेंगे। फिर हम उसको ब्रूवेरीज में भी हम यूज कर, ब्रूवेरीज यानी वो जो थोड़ा ऐसा कंपाउंड होता है जिससे हम क्या बोलते हैं उसको, जैसे हम दारू होता है या कोई ऐसा अल्कोहलिक ड्रिंक्स होता है, तो उसमें से क्या को थोड़ा वो जो गेन की एक इफेक्ट आ रही है, तो कुछ इस तरह से उसकी इफेक्ट मुझे वहां पे मिल सकती है, ठीक है। तो जो इस तरह से जो हम दिखा रहे हैं, तो टेक्सटाइल्स में, पेपर्स में, लेकर्स में, ब्रूवेरीज में कई जगह पे ये यूज हो सकता है। 2 आल्डोपेंटोज है, जैसे मैंने आपको एक बार दिखाया था, रिबोस
डी रिबोस, और दूसरा क्या था 2 डीऑक्सी रिबोस। ये दोनों है वो डीएनए में मुझे पाए जाते हैं, आरएनए में भी पाए जाते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो हम बोल रहे हैं तो उसमें भी ये पोर्शन से मुझे यहाँ पे मिल रहा है। फिर जैसे हम बायोसिस्टम में देख रहे हैं कि जैसे मेनी प्रोटीन्स होते हैं, मेनी प्रोटीन्स एंड लिपिड्स ओके, वो कॉम्बिनेशंस के साथ जुड़े होते हैं। तो ये जो मैंने आज आपको पूरा जो समझा है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में आज मैंने बात आपके साथ की थी। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट्स मेरा जो पोर्शन है वो हमने खत्म किया हुआ है। नेक्स्ट सेशंस में हम प्रोटीन के साथ अपना जो नंबर 2 मॉलिक्यूल्स है, हम बायोमॉलिक्यूल्स में, उसके साथ हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।